इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की GS1 पॉइंटर को और हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अभी तक हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ये है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। ब्रिटिश रूल का इंडिया पे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उन्हें हम देखेंगे पॉइंटर्स के फॉर्म में। तो इसका पहला पॉइंट है विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था इन इंडिया, होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। जो भी पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो उसमें होम चार्जेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। होम चार्जेस क्या होते हैं, क्या थे होम चार्जेस? होम चार्जेस हमारे वो फंड्स थे जिनको यूज किया जाता था टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन। जो भी लंदन में इंडियन ऑफिस बने थे, यानी इंडिया को वो रेगुलेट करते थे, एडमिनिस्टर करते थे, उससे रिलेटेड जो भी ऑफिस वहां बना रखे थे उन्हें चलाने के लिए भी पैसा जो है वो इंडिया से ही जाता था। सेकेंड, वो फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया। जो भी ब्रिटिश पर्सनल थे, जो भी लोग थे जो एडमिनिस्टर कर रहे थे इंडिया को, तो उनकी जो सैलरीज थी और जो पेंशन्स थी उन्हें भी इंडियन फंड से ही, उनका पैसा भी इंडिया से ही जाता था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वर। 18th सेंचुरी के मिडल में बंगाल से किन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पेटर एंड ओपियम। देन द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस। इम्पीरियल प्रेफरेंस किस पे अप्लाई होता था? जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया, वहां से जो भी आता था स्पेशल प्रिविलेजेस जिस पे थे दैट इज इम्पीरियल प्रेफरेंसेस। वो अपने लिए चीजें मंगाते थे वहां से, वो स्पेशल चीजें होती थी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ द देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का कोई भी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। जो रिच पीपल थे वो क्या करते थे? लैंड पे इन्वेस्ट करते थे। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज द, इकोनॉमिकली अगर देखिए तो ब्रिटिश रूल का 19th सेंचुरी में वन ऑफ द रिजल्ट क्या था? कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कर दिया था? कमर्शलाइज कर दिया था। वो कॉटन की खेती करा रहे थे, इंडिगो की खेती करा रहे थे, दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। द स्टेटमेंट which correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, है ना, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में इंडिया पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा? इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर ruined। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए थे, क्योंकि अब हाथों से बनाई हुई चीज़ों का उतना यूज़ नहीं रहा, क्योंकि मशीनें आ चुकी थी, मशीनों पे चीज़ें बन रही थी, तो इसलिए द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड ISTE मरारी सेटलमेंट कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देन हमारे पास असर्शन है और रीजन है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के। इससे क्या हुआ था? इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री। तो इंडियन पीजेंट्स जो थे उनमें क्या अलग अलग क्लासेस का क्रिएशन हो गया था। तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद, किसके साथ कर रहे थे वो लोग? लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार होते थे। द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किस साल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया? 1793 में। तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द जमींदार्स। रीजन वॉज, तो बहुत से जमींदार ने मतलब वो पट्टा जो है वो नहीं इशू किए थे। क्यों?
देयर वॉज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऑफिशियल चेक नहीं था तो वो नहीं कर रहे थे। द करेक्ट रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्यों लेके आए? लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, सो टू डिसाइड ऑन द लैंड रेवेन्यू। The rights of the tenants on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act in the year. तो जो राइट्स थे टेनेंट्स के ऑन लैंड बंगाल और बिहार में, तो वो किस एक्ट के द्वारा मिल रहे थे? बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा मिल रहे थे। तो ये कब आया था? 1885 में। अमंग लॉर्ड कॉर्नवालिस, हमें कुछ नाम दिए हुए हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। Persons who were associated with the introduction of the रैयतवारी system in India during the British rule. रैयतवारी system से related कौन है इसमें? Alexander Reed and Thomas Munro. Then next point is Thomas Munro is associated with the land revenue. कौन सा land revenue settlement लेके आए थे? रैयतवारी settlement. The person who was associated with the रैयतवारी settlement of Madras, Munro. Thomas Munro. रैयतवारी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश रूल इन मद्रास, ईस्टर्न बंगाल, असम, कूर्ग एंड सम एरियाज ऑफ बॉम्बे। इन जगहों पे रैयतवारी सिस्टम को, सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवारी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सबसे पहले उन्होंने कहाँ किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था। जो ब्रिटिश का सिस्टम था रैयतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाला, वॉज प्रिविलेंट इन, वो कहाँ प्रिविलेंट था? वेस्ट इंडिया में एंड साउथ इंडिया में। फिर हमारे पास रैयतवारी सेटलमेंट को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द स्टेटमेंट वॉज पेड द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। जो रेंट था वो पीजेंट्स सीधा गवर्नमेंट को देते थे। देयर वॉज नो मिडल मैन। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रैयत आर फार्मर्स। तो जो गवर्नमेंट है वो पट्टा किसे देते थे? रैयत को देते थे। द लैंड वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। टैक्स से पहले लैंड को क्या किया जाता था? सर्वे किया जाता था, असेस्ड किया जाता था, देखा जाता। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेके इसमें कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं। औरंग पर्सियन टर्म फॉर अ वेयर हाउस, अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। औरंग पर्सियन टर्म फॉर अ वेयर हाउस, ठीक है, वेयर हाउस के लिए है ये एक टर्म। तो वेयर हाउस का मतलब ये जो टर्म है वो किस लिए है? वेयर हाउस के लिए है। वेयर हाउस क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स को इकट्ठा किया जाता है बेचने से पहले। बनियान क्या होता था? इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडियन एजेंट होते थे उनको कहते थे। मिरासीदार, ये डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। देन हमारे पास करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं। सिस्टम दे रखा है इधर और इधर उनसे रिलेटेड स्टेट है कि कौन सा सिस्टम किधर प्रिवेल करता था। जजमानी नॉर्थ इंडिया में, मिरासी तमिलनाडु, अदादे कर्नाटका, भारा बलुटे महाराष्ट्र में। फर्स्ट टी कंपनी इन आसाम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, पहली टी कंपनी आसाम में किस साल में एस्टैब्लिश की गई? किस ईयर में? 1839 में। द स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नरोजी। ड्रेन थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नरोजी जी ने दी है। तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है दैट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वॉज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न। तो ड्रेन ऑफ थ्योरी में क्या मतलब है इसका? ड्रेन का क्या मतलब है? वो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा था। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था इंडिया में वो किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड मायो ने। द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कब बना? 1900 AD में। द एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी है वो किसने दी है? दादा भाई नरोजी जी ने।
Then, with reference to the de-industrialization, these statements are correct. De-industrialization से related कुछ statement है. De-industrialization में क्या हुआ था? ये जो process है ये start हुई थी 1813 में. Abolition of monopoly trade rights of East India Company aggravated the process. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी ट्रेड पे, उसको खत्म किया. ड्रेन थ्योरी किसने दी? दादा भाई नरोजी जी ने. द मेंशन्ड पर्सनालिटीज हु वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ colonialism इन इंडिया. कौन इकोनॉमिक क्रिटिसाइज कौन करता था? इकोनॉमिकल क्रिटिसिज्म दादा भाई नरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, आर.सी. दत्त. द बुक पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये जो बुक है ये किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी जी ने. A book describing the theory of economic drain of India during the British rule is by दादा भाई नरोजी. सेम क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये पॉइंटर्स में बार बार पॉइंट दे रखा हुआ है. The most effective contribution made by the दादा भाई नरोजी to the cause of Indian national movement was that उन्होंने एक्सपोज किया था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश. किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये एक्सपोज किया था उन्होंने. देन वो सब चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी. देन हमारे पास असर्शन है और इधर रीज़न है. असर्शन कह रहा है कि जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. जनरली क्या होता है कि जो इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड चल रहा था ब्रिटिश रूल में. और रीज़न कह रहा है कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट. जो चीज़ें नहीं भी रिक्वायर्ड थी उनका भी एक्सपोर्ट हो रहा था. तो ये जो स्टेटमेंट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. देन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया इज कंसीडर्ड बाय. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया, ये किसने कंसीडर किया? कार्ल मैक्स ने. द फॉररनर ऑफ इरिगेशन वर्क इन साउथ इंडिया इज कंसीडर्ड. ये किसने कंसीडर की थी बात? सर आर्थर कॉटन ने.